नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र मतलब कि हिमालय पर्वत के बारे में। यह इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, यह पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक कुल 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, मतलब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है। तो इसका लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो पूर्व में मतलब कि अरुणाचल प्रदेश साइड लगभग 200 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, लगभग 500 किलोमीटर। अब जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश साइड चौड़ाई कम है, तो जाहिर सी बात है इधर दबाव ज़्यादा होगा, इसी कारण से चौड़ाई कम है। अब चौड़ाई कम है और दबाव ज़्यादा है, इस कारण से इधर के जो पर्वत हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, लेकिन जो लद्दाख साइड वाले, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है अर्थात यहाँ पर दबाव कम है, इस कारण से यहाँ के पर्वत की ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हालांकि कुछ पर्वत ऊंचे ऊंचे भी मिल जाते हैं, लेकिन उतने ऊंचे नहीं मिलते जितने ऊंचे इधर साइड मतलब पूर्व साइड मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो हमारा जो हिमालय है इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला विभाजन किया गया है भौतिक संरचना के आधार पर या फिर श्रेणीवार विभाजन, और दूसरा जो विभाजन किया गया है वो किया गया है नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन। जो भौतिक संरचना के आधार पर या फिर श्रेणीवार विभाजन किया गया है उसमें मुख्य रूप से 4 विभाजन है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक श्रेणी। और नदियों के आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है इसमें पंजाब हिमालय आता है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ठीक है, तो जो ट्रांस हिमालय है इसको तिब्बती हिमालय या फिर पार हिमालय या फिर टेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसके 3 नाम और हैं ट्रांस हिमालय के। पहला तिब्बती हिमालय भी बोला जाता है क्योंकि इसका ज़्यादातर विस्तार तिब्बत में पड़ता है। दूसरा इसको टेथिस हिमालय भी बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर के कारण हुई है। और तीसरा इसको पार हिमालय भी बोला जाता है क्योंकि जो मुख्य रूप से नीचे के 3 हिमालय हैं जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, तो इसको मुख्य हिमालय बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रांस हिमालय है तो इसको हिमालय नहीं बोला जाता मुख्य रूप से, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय नाम दिया गया। तो ये हिमालय के पार है, इस कारण से इसको पार हिमालय भी बोला जाता है। तो आप ये नाम भी साथ में याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा जब अलग से नाम आ जाएं। ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव होता है क्योंकि यह वर्ष भर बर्फ से ढके होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है वो लद्दाख भी आता है। तो लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा आपको पता है होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लद्दाख में होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है द्रास, यह भारत का सबसे ठंडा स्थान माना गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस चीज़ को भी साथ में याद रख सकते हैं। साथ ही साथ जो ट्रांस हिमालय है इसकी मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां हैं। एक है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, तीसरा है जास्कर श्रेणी। एक चौथा भी है जो कि भारत के अंतर्गत नहीं आता, वो है कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। तो फिलहाल मुख्य रूप से हम लोग 3 के बारे में चर्चा करेंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी की। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। मतलब भारत की सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है काराकोरम पर्वत श्रेणी। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये पमीर के गांठ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पमीर की गांठ है, यहाँ पर कई सारे आके पर्वत जुड़ते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान का हिंदकुश पर्वत श्रेणी ये भी आकर जुड़ जाता है। चीन का कुनलुन पर्वत श्रेणी ये भी आकर यहीं पर जुड़ता है, तो इसी कारण से इसको गांठ बोला जाता है। और पाकिस्तान का भी एक सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ये भी लगभग इसी में आकर जुड़ता है। और एक है किरथर, ये भी सुलेमान का ही एक भाग है। तो ये सब आकर इसी गांठ में मतलब यहीं पर इकट्ठा होते हैं, इस कारण से इसको गांठ बोला जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसके उत्तर में एक स्थान है जिसको बोला जाता है सक्सगम घाटी। जो सक्सगम घाटी है ये वैसे तो पीओके में आता है, लेकिन पीओके में आने के कारण क्योंकि पाकिस्तान इधर पर थोड़ा सा कब्जा किया हुआ है, जिस कारण से एग्रीमेंट के तहत इसने इस क्षेत्र को मतलब सक्सगम घाटी को चीन को दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी चीन का अधिकार है। और नॉर्मली आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको अक्साई चीन बोला जाता है, जो कि चीन के कब्जे में है। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ
हुआ था तब चीन ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन है जिसको बोला जाता है LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं POK, मतलब पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। आपको पता है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जितने भी राज्य थे सबको बोला गया था कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला, या तो आप भारत के साथ शामिल हो जाइए। दूसरी बात बोली गई थी कि अगर आप भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाइए, और दोनों के साथ अगर आप शामिल नहीं होना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो उस समय ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था। आपको पता है कि अब लद्दाख हो गया, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर था। तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के वहाँ के राजा थे, डोगरा वंश के, नाम था हरि सिंह। उन्होंने बोला कि हम जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के कुछ कबालियों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद यहाँ के एक मंत्री थे जिनको यहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद के लिए भेजा। तो वो भारत आए, मतलब दिल्ली आए। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से बोला मदद के लिए, तो वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि आप भारत के साथ अगर शामिल होने के लिए तैयार हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। इसके बाद हरि सिंह तैयार हो गए थे। उन्होंने बोला था कि हमको कुछ और चीज़ें चाहिए, मतलब स्पेशल कोटा चाहिए, तो उन्होंने दे दिया था। बोले थे कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भारत आया तो यहाँ की जो सेनाएँ थी पाकिस्तान वाली, तो उनको पीछे ढकेलने लगा। लेकिन ये बात जो थी UNO पहुँच गई थी, जिस कारण से क्या हुआ कि जहाँ तक ये थे, ठीक है, वहीं पर अल्प विराम लग गया था। बोला था कि दोनों सेना जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएंगी। तो ये वाली जो लाइन थी, यहाँ पर जो पाकिस्तान के कबीले वाले थे यहाँ तक खदेड़ दिए गए थे, तो ये लाइन फिर खींच दी गई थी, ठीक है। तो इसको बोला गया था क्या, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये आप याद रखिएगा कि ये POK वाला क्षेत्र है और इधर अक्साई चीन वाला। लेकिन दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं अभी हमारे लद्दाख के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कब्जा कोई भी कर ले, लेकिन है तो भारत का ही, हम लोग छोड़ने से तो रहे। तो ये पूरा का पूरा लद्दाख का क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं काराकोरम के प्रमुख पर्वत शिखर की, जिसमें पहला है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होती है कंचनजंगा, ठीक है। दोनों में शब्द देखिएगा ध्यान से। एक तरफ शब्द लिखा हुआ है भारत की सबसे ऊंची चोटी और दूसरा लिखा हुआ है भारत में सबसे ऊंची चोटी। भारत की मतलब भारत की तो है लेकिन भारत में नहीं है। ये POK में पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है भारत में नहीं है, क्योंकि POK पाकिस्तान के अधिकृत में आ रहा है अभी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा। क्योंकि कंचनजंगा जो है वो पूरी तरह से भारत के अधिकार में आता है, इस कारण से भारत में सबसे ऊंची चोटी वही है। साथ ही साथ काराकोरम के प्रमुख पर्वत शिखर में हिंडन भी आता है, ब्रॉड पीक भी आता है और ग्रेसर बूम भी आता है। ये सभी के सभी लगभग 8000 मीटर से ही ऊंचे हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि काराकोरम से एक नदी निकलती है जिसको बोला जाता है श्योक नदी, ठीक है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं जो श्योक नदी है ये काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच से निकलती है। अभी हम लोगों ने काराकोरम के बारे में पढ़ा है, अब लद्दाख के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये काराकोरम और लद्दाख के बीच से निकलती है और यहाँ पर प्रमुख हिमनाद भी हैं, मतलब ग्लेशियर भी हैं। उनमें आपको मैं बता दूं, एक है बतूरा, एक है हिस्पर, एक है ब्योफो, बल्टोरा और सियाचिन। जो बतूरा और हिस्पर है ये हंजा घाटी पर स्थित है। जो ब्योफो और बाल्टोरा है वो सियार घाटी पर स्थित है। जो सियाचिन है वो नुब्रा घाटी पर स्थित है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो सियाचिन है ये सबसे बड़ा, यानी भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्लेशियर है और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी माना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लगभग 72 किलोमीटर का है, बाल्टोरा 58 किलोमीटर का, वेफो 60 किलोमीटर का और हिस्पर 61 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप चाहें तो इन चीज़ों को भी साथ में याद रख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जो काराकोरम श्रेणी है इसको पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और इसको उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं। जो काराकोरम श्रेणी है इसको उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जाकर पमीर के गांठ से जुड़ती है। तो इतनी चीज़ें आपको काराकोरम श्रेणी के बारे में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी यानी लद्दाख श्रेणी की, और इसके नीचे आएगा जास्कर श्रेणी। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लद्दाख श्रेणी की। तो जो लद्दाख श्रेणी है ये काराकोरम के नीचे मतलब दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जो है ये श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि जो श्योक नदी है वो ऊपर बहती है और जो सिंधु नदी है वो उसके नीचे मतलब कि दक्षिण साइड बहती है। तो आधा पानी मतलब कि उत्तर साइड वाला पानी किसको देती है, श्योक नदी को,
और दक्षिण साइड वाला पानी किसको देती है, तो वो देती है सिंधु नदी को। तो जाहिर सी बात है जल विभाजक का कार्य करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दक्षिण साइड मतलब लद्दाख श्रेणी के दक्षिण साइड नीचे तरफ जो है सिंधु नदी बहती है, तो जाहिर सी बात है उसके नीचे जास्कर श्रेणी है। तो जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से कौन सी नदी निकलती है अगर आपसे पूछा जाता है, तो वो होगी सिंधु नदी। जबकि काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो वो है श्योक नदी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो लद्दाख श्रेणी है इसके अंतर्गत राकापोसी आता है। जो राकापोसी पर्वत है ये विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी माना जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो है राकापोसी पर्वत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसके संबंध में, लद्दाख श्रेणी के संबंध में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय के तीसरी श्रेणी की, मतलब कि जास्कर श्रेणी की। इसके संबंध में आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि जो जास्कर श्रेणी है वो महान हिमालय की एक शाखा मानी जाती है, ठीक है। जबकि इसको हम लोग पढ़ते किस में है, तो पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय में, ठीक है। पढ़ने के लिए हम लोगों ने ट्रांस हिमालय में शामिल किया है, लेकिन इसको विद्वान ये मानते हैं कि ये महान हिमालय की शाखा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि महान हिमालय से लगभग 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास ये अलग हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो जास्कर श्रेणी है इसको सभी अब कहाँ पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय में। जबकि ऐसा माना जाता है कि ये महान हिमालय का एक भाग है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जास्कर की सर्वोच्च शिखर क्या है, तो जास्कर का सर्वोच्च शिखर नुनकुन पर्वत है जो कि लगभग 7135 मीटर का है। लेकिन अगर ऑप्शन में नुनकुन पर्वत नहीं होते हैं तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जास्कर का सर्वोच्च शिखर नंगा पर्वत है, ठीक है, जो कि लगभग 8126 मीटर है। लेकिन अगर ऑप्शन में नुनकुन नहीं होता तब सही जवाब नंगा पर्वत होगा, लेकिन नुनकुन होगा तो सही जवाब नुनकुन है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि कुछ ही विद्वान मानते हैं कि नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी का एक अभिन्न अंग है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो जास्कर का आगे का विस्तार है वो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में दियोसई श्रेणी तक है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दियोसई श्रेणी जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक स्थान का नाम द्रास, जो कि भारत का सबसे ठंडा स्थान है। तो द्रास और जो कारगिल है दोनों के दोनों जास्कर श्रेणी में ही स्थित हैं। और मैं आपको बता दूं कि जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जास्कर नदी। ये लेह के आगे सिंधु नदी में मिल जाती है। बाकी आपको पता ही है कि जो सिंधु नदी है ये जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से निकलती है। और इससे पहले मैंने श्योक नदी के बारे में बताया था, वो निकलती थी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में। बाद में जाकर वो भी जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है जास्कर श्रेणी के संबंध में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैलाश श्रेणी के बारे में। तो कैलाश श्रेणी के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो कैलाश श्रेणी है ये लद्दाख श्रेणी का ही एक भाग है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी का ही विस्तार माना जाता है जो कि मुख्य रूप से तिब्बत में है। और आपको पता ही है कि तिब्बत अभी किसके अधिकार में है, चीन के अधिकार में है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है कैलाश श्रेणी। यहाँ पर कैलाश पर्वत भी आपको पता है भगवान शिव से संबंधित, जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल में से एक है। तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझिएगा कि ये लद्दाख श्रेणी का ही विस्तार माना जाता है, ना कि जास्कर श्रेणी का। हालांकि ये झुका हुआ है तो ऐसा लगता है कि जास्कर श्रेणी का विस्तार है, लेकिन ये लद्दाख श्रेणी का विस्तार है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य हिमालय के 3 भाग, मतलब बृहद हिमालय की, लघु हिमालय की और शिवालिक श्रेणी की, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बृहद हिमालय की। तो जो बृहद हिमालय है इसको आंतरिक हिमालय श्रेणी, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च या फिर महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर और इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामच्या वर्वा तक फैला हुआ है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के गार्ज तक फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु नदी का गार्ज है जो कि पड़ता है नंगा पर्वत के पास, तो ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है, ठीक है। ये पड़ता है लद्दाख के बुंजी स्थान पर। तो आप याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है। और मैंने आपको बता ही दिया कि पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज है जहाँ तक ये
फैला हुआ है। तो इतनी चीजें आपको इसके संबंध में याद रखनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बृहद हिमालय के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पर्वत आते हैं। तो बात करते हैं नामचा वरवा से, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में पड़ते हैं। आपको पता है कि तिब्बत में चीन का कब्जा है, तो तिब्बत लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो चीन लिखा हुआ मिल जाएगा। जब वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आएगा कंचनजंगा पर्वत, जो कि सिक्किम और नेपाल में स्थित है। आपको पता है कि कंचनजंगा जो है वो भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है, मैंने आपको बताया पीओके में है, जिस कारण से वो भारत की तो है लेकिन भारत में नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से भारत का अधिकार नहीं है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। जब वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नेपाल के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं। तो मैकालू पर्वत आपको मिल जाएगा नेपाल में। उसके बाद माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा। जो माउंट एवरेस्ट है, इसको भारत में तो माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, लेकिन नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा बोलते हैं, मतलब पर्वतों की रानी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेपाल में सागर माथा बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसके जब आगे बढ़ेंगे तो छुयू पर्वत है, इसके बाद गौरी शंकर पर्वत, फिर मंसालू पर्वत आपको मिल जाएगा, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी पर्वत मिल जाएगा। ये सब के सब पर्वत महत्वपूर्ण है और ये नेपाल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में इसका विस्तार है, तो नंदा देवी पर्वत आपको मिल जाएगा। उसके बाद कामेट पर्वत और बंदर पुंछ पर्वत। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बंदर पुंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थित हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और लास्ट में जाकर नंगा पर्वत आपको मिल जाएगा। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी का गार्ज स्थित है, जो कि भारत का सबसे गहरा गार्ज है। तो इतनी चीज़ें आपको बृहद हिमालय के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लघु हिमालय की। जो लघु हिमालय है, इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। मतलब महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ये श्रेणी अर्थात लघु हिमालय है। इस कारण से इसको मध्य हिमालय भी बोला जाता है। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है, तथा अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो वो लगभग 1800 से 3000 मीटर है, और अधिकांश ऊंचाई इसकी 4500 मीटर मानी जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पीर पंजाल श्रेणी इसी का पश्चिमी विस्तार है, मतलब जम्मू कश्मीर में जो विस्तार है इसकी श्रेणी का, इसको बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में जो इसकी श्रेणी का विस्तार है उसको बोलते हैं धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड में इसकी श्रेणी के दो नाम हैं, एक है नागा टिब्बा और दूसरा है मसूरी श्रेणी। और नेपाल में इसकी श्रेणी को बोलते हैं महाभारत श्रेणी। तो याद रखिएगा, मध्य हिमालय की जो श्रेणी नेपाल में है इसको क्या बोलते हैं? महाभारत श्रेणी बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इसके संबंध में याद रखनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस श्रेणी में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक है पीर पंजाल दर्रा, जो कि 3494 मीटर ऊंचाई पर है, और एक है बनिहाल दर्रा, जो कि 2832 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण दर्रे लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। साथ ही जो बनिहाल दर्रा है, यहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए मार्ग जाता है, और लघु हिमालय जो है ये स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत आपका चक्रौता आता है, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, कुल्लू मनाली आपने नाम सुना होगा, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी नगर, ये सब के सब इसी में आते हैं, ठीक है। इनकी ऊंचाई लगभग 1500 से 2000 मीटर के बीच में है। तो ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। आपको इन चीज़ों को याद रखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं ना, तो उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये सब के सब घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं। तो इसमें मर्ग जुड़ा होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मर्ग नाम से जाने जाते हैं, बाकी आगे नाम जुड़ा हुआ है। और जब यही घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं तो उनको बोला जाता है बुंग्याल या फिर प्यार, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें लघु हिमालय के संबंध में आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उप हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी की। तो जो यह श्रेणी है ये लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जाहिर सी बात है कि जो लघु हिमालय है ये इसके उत्तर में स्थित था, तो इसके नीचे मतलब दक्षिण में स्थित है। इसका जो विस्तार है पश्चिम में पाकिस्तान पंजाब के पोटवार बेसिन से पूर्व में कोसी तक है, ठीक है। मतलब जो कोसी नदी है यहाँ तक है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई की अगर बात करें तो औसत ऊंचाई जो है वो 600 से 1500 मीटर के बीच में है, जबकि चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून जैसे देहरादून व पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार कहते हैं। यह हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग भी है। मतलब कि जो शिवालिक श्रेणी है यह हिमालय पर्वत का सबसे नया भाग है।
शिवालिक श्रेणी जो है इसको जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियों के नाम से तथा अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ पर जनजातियाँ हैं उनके नाम से आपने नाम सुना होगा, डफलामिरी, अबोर मिसमी पहाड़ियाँ, इनके नाम से शिवालिक श्रेणी को ही जाना जाता है। आपको पता है कि एक ऊंचाई के बाद पर्वत कहलाते हैं और अगर उस ऊंचाई तक नहीं पहुँचे तो उसके नीचे वाले पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो ठीक है, ऊंचाई कम होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर पहाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि शिवालिक श्रेणी जो है इसको गोरखपुर के समीप ढूढ़ना श्रेणी और पूर्व में चूरिया मूरिया श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको शिवालिक श्रेणी के संबंध में याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के संबंध में जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूं, जैसे कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय किससे अलग होते हैं, या फिर लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी किससे अलग होते हैं। तो इस चीज़ को भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊपर वाले की, मतलब ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है ITSZ, मतलब इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, इंडो सांगपो सचर जोन, जो कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करते हैं। फिर अगर बात करें कि महान हिमालय को बृहद हिमालय जो इसको बोलते हैं उससे लघु हिमालय को कौन अलग करते हैं, तो महान हिमालय और लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसको अलग करता है दोनों को MCT, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है एक दूसरे से। इसके बाद जो मध्य हिमालय है इसको शिवालिक श्रेणी से कौन अलग करता है, तो वो है MBF, मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये अलग करता है मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से। और जो शिवालिक श्रेणी है इसको नीचे वाले जो भारत में आपको पता है कि मैदान पाए जाते हैं, तो मैदान और शिवालिक श्रेणी को एक दूसरे से अलग कौन करता है, तो वो करता है HFF, मतलब हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो आप इनको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें कई बार पूछी गई हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने हिमालय को श्रेणीवार या फिर भौतिक संरचना के आधार पर पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिमालय को नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन का। ठीक है, तो हिमालय का नदियों के आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन किया गया था वो किया गया था सर सिडनी बुराई द्वारा। इन्होंने 4 प्रकार से इसका विभाजन किया था। पहला था पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, जो कि लगभग 500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये सिंध नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य तक स्थित है। इसके संबंध में आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पर जफरान की खेती की जाती है। जो जफरान है ना, इसी के फूल से केसर मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये मुख्य रूप से पंजाब हिमालय यानी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही इसकी खेती की जाती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुमायूं हिमालय की, जिसको गढ़वाल हिमालय भी बोलते हैं। ये 320 किलोमीटर लंबा है और सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य तक स्थित है। अब जो गढ़वाल शब्द है वो उत्तराखंड से संबंधित है। जाहिर सी बात है कि इसका जो मुख्यतः विस्तार है कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इतनी चीज़ें आप इसके संबंध में याद रखिएगा। इसके बाद है नेपाल हिमालय, जो कि लगभग 800 किलोमीटर लंबा है और काली नदी से लेकर तस्ता नदी के मध्य तक स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सभी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फिलहाल हम लोग लास्ट वाले को देखते हैं, जो है असम हिमालय, जो कि लगभग 720 किलोमीटर लंबा है और ये तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य तक स्थित है। कई बार दिहांग की जगह ब्रह्मपुत्र भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र को दिहांग भी बोलते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जो दिहांग है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इस कारण से आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है। अब जो पंजाब हिमालय है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। आपको पता है ऊपर ट्रांस हिमालय साइड K2 है, तो जाहिर सी बात है वही वाला क्षेत्र है पंजाब और कश्मीर हिमालय। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, K2 हो गई। इसके बाद कुमायूं या फिर गढ़वाल हिमालय की बात करें तो इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, तो नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नेपाल हिमालय, तो नेपाल में आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, तो सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय कौन सी हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई। और अगर असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नामचा वरवा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि हिमालय का विस्तार भारत के किन राज्यों में है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड राज्य में हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको साथ में याद रखना है। तो इस तरीके से जो उत्तर भारत के पर्वतीय भाग थे उनके बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग मध्य और दक्षिण भारत के और साथ ही साथ जो बची कुची पहाड़ियां हैं थोड़ा बहुत उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की।
इसका जो विस्तार है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में पाया जाता है। यह लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका जो 80% भाग है वो राजस्थान में है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। ठीक है, अगर आपको याद करना है कि राज्यों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो उसके लिए वीडियो पहले से अपलोड है, उसकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो गुरु शिखर की कुल ऊंचाई है वो है लगभग 1722 मीटर। मैंने आपको बता ही दिया कि ये भी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, मतलब अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर, ये भी राजस्थान में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़, लगभग 1350 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। और मैं आपको बता दूं कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच यह पर्वत श्रृंखला ही स्थित है। ठीक है, मतलब एक तरफ से नर्मदा नदी निकलती है और दूसरी तरफ से ताप्ती नदी निकलती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी है इनके बीच जल विभाजक का काम कौन करता है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला की। इसका भी संपूर्ण विस्तार मध्य प्रदेश में है, जबकि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अमरकंटक, ऊंचाई है 1036 मीटर। तो इसके संबंध में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गिर पहाड़ियों की। तो जो गिर पहाड़ी है ये गुजरात में स्थित है और आपको पता होगा कि ये एशियाई शेरों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसी क्षेत्र में गिरि राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से कि ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणी की। तो आपको पता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो आप बोलेंगे अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो जाहिर सी बात है अजंता पर्वत श्रेणी भी महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी में स्थित जो गुफाएं हैं मैंने आपको बताया वो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर सतमाला पहाड़ी भी है और हरिश्चंद्र पहाड़ी भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियां हैं उनको सह्याद्री पर्वत श्रृंखला बोलते हैं और पूर्वी घाट में जो पहाड़ियां हैं उनको महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी घाट वाली जो पहाड़ियां किनारे किनारे इनको महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं और पश्चिमी घाट वाली को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पहाड़ियां जहां पर आकर मिलती हैं वहां पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा, 2637 मीटर ऊंची है। और मैं आपको बता दूं कि जो डोडा बेट्टा है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी, जिसको अनामुदी भी बोलते हैं, यह है। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी या फिर अनामुदी, जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है डोडा बेट्टा जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। साथ ही आप याद रखिएगा कि इलायची की जो पहाड़ियां हैं मुख्यतः केरल में है, जो कि इलायची के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ये भारत की सबसे अंतिम पहाड़ियां भी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, 737 मीटर। और लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है नार्चो, 752 मीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी नार्चो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो मिजोरम है वो मिजो पहाड़ी स्थित है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ आपको पता ही है, जनजातियों के नाम पर रखा गया है, डफलामिरी, अबोर मिसमी पहाड़ियाँ, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और बात करते हैं पटकाई पर्वत श्रृंखला की। जो पटकाई पर्वत श्रृंखला है ये पूर्व भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला जो है असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। इसके 3 भाग हैं, पटकाई बूम, गारो खासी जयंती श्रृंखला जो कि आपको पता है मेघालय में स्थित है, और लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत आती हैं, मतलब पटकाई पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आती हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नागा पहाड़ियाँ किन 2 देशों की सीमा बनाती है, तो बता दीजिएगा कि भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अराकान योमा जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है म्यांमार में। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
तो इस तरीके से अपना ये पर्वत और पहाड़ियों वाला वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज। आपको ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इसका फुल क्विज सॉल्व करवाऊंगा और साथ ही साथ रिवीजन भी होता चलेगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट। चैनल का नाम ऊपर ही आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ जितनी भी वीडियो चैनल पर अपलोड है सबकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उनकी भी मदद हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।